साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। और आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा द वेस्टलैंड पोएम, जो मित्रों टीएस इलियट की वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है। इसके साथ साथ जो वेस्टलैंड है वो इंग्लिश लिटरेचर के अपने जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज का एक सेंट्रल ये अपने लिटरेरी वर्क है। यानी बहुत ज़्यादा ये मॉडर्न एज है ना, उसके में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई पोएम है या कोई वर्क है वो वेस्टलैंड है। तो इस वेस्टलैंड पोएम के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और पीवाईक्यूज भी मित्रों इसके साथ साथ ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में अगर ना वेस्टलैंड आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। क्योंकि अपने वेस्टलैंड के क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पॉसिबल और हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो अगर आप ये क्लास अटेंड करते हैं तो आपके जो वेस्टलैंड है, हालांकि वेस्टलैंड एक बड़ी टफ पोएम मानी जाती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो आपका जो माइंड है उसमें सेट बैठ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को अगर पूरा देखेंगे, पूरी सीरीज को देखेंगे, तो कंप्लीटली आपकी वेस्टलैंड है वो कवर हो जाएगी। इसके साथ ही मित्रों मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, टेस्ट एक अपना छोटा सा टेस्ट दें। इसके साथ साथ लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। जैसे मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना अज्यूम करें और फिर मैच करें। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने परसेंट सही कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वेस्टलैंड में क्या परफॉर्मेंस है, ताकि मैं जान सकूं। इसके अलावा मित्रों, अगर आपके पास द वेस्टलैंड पोएम है, उसके नोट्स नहीं है, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करें आप। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसका लिंक मिल जाएगा। वहां फाइल सेक्शन में आप वेस्टलैंड टाइप करेंगे तो आपको खूब सारे वेस्टलैंड के अच्छे अच्छे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द फर्स्ट वर्किंग टाइटल ऑफ द पोएम वाज, जो वेस्टलैंड पोएम है इसका फर्स्ट टाइटल क्या था, यानी ओरिजिनल टाइटल क्या था, या जब ये अपने ड्राफ्ट इसका बनाया जा रहा था पब्लिकेशन के लिए, तब इसका टाइटल क्या था। डिफरेंट वॉइसेज, स्पिरिचुअलिटी, पावर, ही डू द पॉलिश इन डिफरेंट वॉइसेज, जनरेशन, वेस्ट। तो क्या था मित्रों, ए ऑप्शन भी कट है, बी भी कट है, डी भी कट है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ही डू द पॉलिश इन डिफरेंट वॉइसेज। ये अपने जो टीएस इलियट है उन्होंने सबसे पहले इसका टाइटल है वो निर्धारित किया था। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइटल ही डू द पॉलिश इन डिफरेंट वॉइसेज इज टेकन फ्रॉम, और ये जो टाइटल है ये टीएस इलियट ने कहां से लिया था, जो पुराना वाला टाइटल है। चार्ल्स लेम्स ऑफ ट्रूथ, चार्ल्स डिकन्स, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, फ्रेजर्स गोल्डन बो, जनरेशन वेस्ट। तो ये किससे लिया था। ए अपने डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है मित्रों। चार्ल्स डिकन के आवर म्यूचुअल फ्रेंड है, वहां से ये टाइटल लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे आते हैं। इन व्हाट ईयर वाज द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड, जो वेस्टलैंड है उसका पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ। 1918 को, 1922 को, 1930 को, 1915 को। तो 1915 भी कट हो जाएगा, 1913 भी कट हो जाएगा, 1918 भी कट हो जाएगा। अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1992। और मित्रों, अगर आपसे इसे पूछा जाए भी इसका रिटर्न कब किया गया, तो 1921 को इन्होंने ये पोएम लिखी थी, 1921। ठीक है, 1 साल पहले और 1 साल बाद इनका पब्लिकेशन किया गया। इन विच लिटरेरी मैगजीन वाज द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड, कौन सी लिटरेरी मैगजीन के अंदर सबसे पहली बार पब्लिकेशन हुआ। द इगोइस्ट, द क्रिटेरियन, डायल, द स्पेक्टेटर। तो मित्रों क्या हो जाएगा, द क्रिटेरियन। अक्टूबर के अंदर है ना, 1922 के अंदर द क्रिटेरियन के अंदर पहली बार पब्लिकेशन हुआ था द वेस्टलैंड का। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच लिटरेरी मैगजीन वाज द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन यूएसए। मित्रों, जो 4 नंबर क्वेश्चन देखा, इसमें अगर ऐसा भी है ना कि इन विच लिटरेरी मैगजीन वाज द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन यूके, तब तो आपको यही मानना है सीधा। अभी आपने क्वेश्चन किया है अभी पब्लिकेशन पहली बार कहाँ हुआ, तो द क्राइटेरियन में हुआ। अगर ऐसे पूछा जाए यूके में कहाँ हुआ, तो यूके में भी क्राइटेरियन में हुआ। लेकिन ऐसे पूछा जाए अभी यूएसए के अंदर मैगजीन में कहाँ हुआ, तो वो किस में हुआ था, क्राइटेरियन में वो नहीं हुआ था मित्रों, वो डायल में हुआ था। ठीक है, 1 महीने बाद नवंबर 1922 के अंदर डायल के अंदर भी क्या है, पब्लिकेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं मित्रों। इन इट्स फाइनल पब्लिश्ड वर्जन इलियट्स द वेस्टलैंड कंटेन्स ए टोटल ऑफ, नेट जून 2011 का क्वेश्चन है मित्रों, कि जो फाइनल के अंदर जो पब्लिकेशन किया गया इसका, यानी 1922 में किया गया, तो उसमें अपने वेस्टलैंड में लाइंस कितनी थी, 334, 433, 423 और 373। तो क्या कितनी लाइनें थी मित्रों,
433, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कई बुक्स में मित्रों 434 भी दिया होता है, तो उसमें अगर कोई ऑप्शन में अगर 433 नहीं है और वो 434 है, तब आप 434 भी कर सकते हो। लेकिन अपने पास ऑफिशियल जून का 2011 का जब क्वेश्चन है, ऑप्शन जब अपन को पता है इसी में यही है, तो फाइनल अपने ऑब्जेक्शन वाला कोई क्वेश्चन होगा तो यही माना जाएगा सही, अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा नोट ध्यान रखोगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट की जो पोएम है वेस्टलैंड है ना, वो सबसे ज्यादा किस बुक से, उस पे किस बुक का प्रभाव है? कल्चर एंड की, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, गीतांजलि, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो मित्रों इसमें हार्ट ऑफ डार्कनेस भी नहीं है, गीतांजलि भी नहीं है और कल्चर एंड की भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। जेसी वेस्टन की मित्रों पोएम है, जो बुक है रिचुअल टू रोमांस, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वेस्टलैंड पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। पिक आउट द लिटरेरी सोर्स टू विच इलियट ओव्स द टाइटल ऑफ हिज पोएम वेस्टलैंड। मित्रों आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है कि जो अभी का टाइटल है द वेस्टलैंड, वो इलियट ने कहां से लिया है? द गोल्डन बो, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, मेटामॉर्फोसिस, हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो मित्रों हार्ट ऑफ डार्कनेस से भी उन्होंने नहीं लिया है, मेटामॉर्फोसिस से भी नहीं लिया है और गोल्डन बो से नहीं लिया गया। उन्होंने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस है वहां से लिया है। जो जेसी एल वेटसन की जो वेस्टर्न की है अपनी बुक है रिचुअल टू रोमांस, वहां से टाइटल लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच लिटरेरी मूवमेंट इज द वेस्टलैंड मोस्ट एसोसिएटेड विद। कौन से लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित है वेस्टलैंड? ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा एज है वहां से संबंधित है? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो क्या हो जाएगा मित्रों? मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म की मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट और जो सेंट्रल क्या है ये लिटरेरी वर्क है अपने वेस्टलैंड, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा फेमस। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इलियट्स द वेस्टलैंड इज ऑफन कंपेयर्ड विद विच ऑफ जेम्स जॉयस वर्क फॉर इट्स मॉडर्निस्ट फॉर्म। कि वेस्टलैंड जो है ना उसकी तुलना की जाती है सामान्यतः जेम्स जॉयस का एक वर्क है, उससे तुलना की जाती है कि वो मॉडर्निस्ट फॉर्म के अंदर वो है और मॉडर्निस्ट फॉर्म के अंदर ये, तो उनकी तुलना की जाती है। तो वो कौन सा है? यूलिजिस, फिनिजन्स वेक, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, डब्लिनर्स। तो डब्लिनर्स भी नहीं है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट भी नहीं है, फिनिगन्स वेक भी नहीं है, यूलिजिस है मित्रों। यूलिजिस के साथ तुलना की जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेजर इवेंट डीपली इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टलैंड। कौन सा मेजर इवेंट हुई है, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है वेस्टलैंड के ऊपर? द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो मित्रों वर्ल्ड वॉर सेकंड तो हुआ ही नहीं था 1922 में लिखा गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन भी नहीं है। जो 1914 के अंदर अपने वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 को, उसका बहुत ज्यादा इस पोएम के ऊपर प्रभाव पड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। व्हाट फॉर्म डज द वेस्टलैंड प्राइमरली यूज। जो वेस्टलैंड है उसके अंदर कौन सी फॉर्म है प्राइमरली यूज की गई है, मतलब प्राथमिक रूप से क्या कौन सी फॉर्म का यूज किया गया है? सोनेट, बैलेड, फ्री वर्स, हैकू। तो सोनेट का 14 लाइन्स, इसमें तो 433 लाइन है, तो ये तो होगा नहीं। बैलेड इसमें भी नहीं है और इसमें हाइकू भी नहीं है। हाइकू होता है मित्रों जापानी जो पोएम होती है 3 लाइन्स वाली, वो तो ये भी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की राइम स्कीम वगैरह नहीं है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द वेस्टलैंड। को कितनी लैंग्वेज यूज की गई है वेस्टलैंड के अंदर? 5, 6, 7, 8। तो अंदाजा लगाएं आप कितनी हो जाएगी मित्रों? 7 लैंग्वेज का यूज किया। टी.एस. इलियट है ना, हर कितने 7 लैंग्वेज का उन्होंने, जो 7 लैंग्वेज के जो ग्रंथ है या कोई चीजें हैं काव्य शास्त्र की, उनका यूज किया देख लो। और अपने है कि अपने वाला चीजें भी नहीं पढ़ते हैं ना, अपने जैसे अपने इंडिया की कोई चीज है, धार्मिक चीजें हैं, वो अपने नहीं पढ़ते, लेकिन इन्होंने धार्मिक चीजें भी दूसरे धर्म ग्रंथों की चीजें पढ़ी और उनका यूज किया है वेस्टलैंड के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम फ्रीक्वेंटली स्विचेज बिटवीन लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द पोएम। जर्मन, संस्कृत, लैटिन, जापानीज। ये वो लगभग है ना स्विच कर जाते हैं, कोई एक पैराग्राफ किसी लैंग्वेज में, फिर दूसरी चीज की ले आते हैं दूसरी लैंग्वेज की। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो 7 लैंग्वेज है तो उनमें से कौन सी ऐसी नहीं है ऑप्शन के अंदर? तो जर्मन, संस्कृत, लैटिन, जापानीज। तो लगभग जो आप ऐसा याद रखना कि यूके के अंदर
यूके के आसपास के देश है ना, उनकी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश की जो लैटिन होगी, 7 लैंग्वेज है तो लैटिन है, तो लैटिन है इसके अंदर। फिर एक ग्रीक लैंग्वेज है, फिर आपके इंग्लिश खुद हो गई, फिर जर्मन हो गई, और फिर फ्रेंच हो गई, और एक दूर वाली फिर संस्कृत हो गई। ठीक है, तो ये 7 लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज नहीं है जो। ठीक है, दूर में एक संस्कृत है और सारी उनके जो एरिया है यूके का वो पास पास है। दोबारा काउंट कर लो आप, जर्मन, ठीक है, संस्कृत हो गई, फिर अपने लैटिन हो गई, फिर ग्रीक हो गई, फ्रेंच हो गई, और इटालियन हो गई, ठीक है, और इंग्लिश खुद हो गई, तो 7 लैंग्वेज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर आते हैं मित्रों। द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोवड फ्रॉम। एपिग्राफ है ना मित्रों वेस्टलैंड का, वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, एपिग्राफ क्या होता है मित्रों, भी कोई बुक की प्रस्तावना होती है ना, उसके अंदर जो बुक की प्रस्तावना है, या जैसे अपने कोई और चीज है, कोई मंदिर है, कोई निर्माण करे तो उसके शिलालेख वगैरह होते हैं, उसको एपिग्राफ कहते हैं। तो अपने साहित्य के संदर्भ में एपिग्राफ का अर्थ होता है कोई प्रस्तावना लिखना। तो उस प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। वर्जिल्स, एनीड, पेट्रोनियस, सेट्रिकन, सोफोक्लस, एंटीगोन, होमर्स, ओडिसी। तो होमर ओडिसी से भी नहीं ली गई है, सोफोक्लस से भी नहीं गई है, वर्जिल से भी नहीं ली गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट्रोनिक्स का जो सेट्रिकन है ना, पेट्रोनिक्स क्या है, एक मतलब राइटर है, उनका नोवेल ये है, फिक्शन है सेट्रिकन, वहां से क्या है एपिग्राफ को लिया गया है। मित्रों 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मित्रों आपको अगर ऐसा लगता है ना कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को मित्रों लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वेस्टलैंड ऑफ टी.एस. इलियट इज इन द फॉर्म ऑफ। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है कि वेस्टलैंड जो पोएम है ना मित्रों, उसकी फॉर्म क्या है इलियट के अंदर। फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग, एन एक्सटेंडेड डायलॉग, ए डिस्कर्सिव डिबेट, ए लिटरेरी डिस्कशन। इसमें किसी प्रकार का साहित्यिक विचार विमर्श किया गया है तो नहीं किया गया है। ए डिस्कर्सिव डिबेट, या इसके अंदर किसी प्रकार की डिबेट की गई है, नहीं की गई है, कोई विवेचनात्मक डिबेट है वो। एन एक्सटेंडेड डायलॉग, क्या इसके अंदर कोई विस्तार पूर्वक डायलॉग या संवाद किया गया है, नहीं। फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग, इसके अंदर मित्रों क्या टूटे फूटे मोनोलॉग है, मतलब लंबा कोई टाइप का मोनोलॉग्स तो इसके अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है भी अनवरत चलता रहता है। ठीक है, जो अपने आपने माई लास्ट डचेस के अंदर पढ़ा होगा भी मोनोलॉग क्या होता है, तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड द वेस्टलैंड वाज द जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडर्न मूवमेंट। किसने ऐसे कहा था कि जो वेस्टलैंड पोएम है ना वो जस्टिफिकेशन है किसका, मॉडर्न मूवमेंट का, आधुनिक युग है उसका जस्टिफिकेशन है, यानी आधुनिक युग की चीजें हैं उनको वो उसके ऊपर वो खरा उतरता है। एजरा पाउंड, डब्ल्यू बी यीट्स, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लेविस। तो किसने कहा था, एजरा पाउंड ने कहा था मित्रों। ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू हुम। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है मित्रों ये कि जो वेस्टलैंड पोएम है ये किसको डेडिकेट की गई। आर डब्ल्यू एमर्सन, वाल्ट विटमैन, एजरा पाउंड, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे भी नहीं होगा, आर डब्ल्यू एमर्सन भी नहीं होगा, वाल्ट विटमैन भी नहीं होगा। उन्होंने एजरा पाउंड है उसको क्या किया था, टी.एस. इलियट ने इस पोएम को डेडिकेट किया था, क्योंकि इस पोएम में उन्होंने काफ़ी इनकी हेल्प की थी। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम वाज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड एज। पोएम है ना वो एजरा पाउंड को डेडिकेट की गई है, वो कैसे डेडिकेट की गई, उसके लिए क्या लिखा गया है। टी.एस. इलियट ने डेडिकेशन में उनको डेडिकेट करते टाइम क्या लिखा। द फेथफुल एडिटर, द मास्टर ऑफ वर्ड्स, इल मिगलर फेब्रो, माय डियर फ्रेंड। मित्रों ये इनके फ्रेंड थे, एजरा पाउंड इनके फ्रेंड थे टी.एस. इलियट के। और टी.एस. इलियट की जो ये पोएम है ना ये बहुत बड़ी थी, 800 लाइन की पोएम थी। इन्होंने क्या है अपनी सलाह देकर इसको बहुत ज़्यादा काट छांट की एडिट किया इसको। तो इसके लिए एडिटर भी हो सकता है अपने मन में आएगा, डियर फ्रेंड भी आएगा, लेकिन इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इल मिगलर फेब्रो, इस नाम से इनका नाम लिया गया। तो इसका अर्थ क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं 20 में। द पोएम इज डेडिकेटेड इन इटालियन, व्हाट डज इल मिगलियर फेब्रो मीन। क्योंकि डेडिकेट इटालियन में की गई थी और ये अपने एजरा पाउंड के लिए ये वर्ड यूज किए गए थे, इल मिगलियर फेब्रो। इसका अर्थ क्या है, द ट्रू पोएट, द ग्रेटेस्ट एडिटर, द बेटर क्राफ्ट्समैन, द लॉस्ट फ्रेंड। तो द लॉस्ट फ्रेंड नहीं है, द बेस्ट पोएट भी नहीं है, ग्रेटेस्ट एडिटर भी नहीं है, सी ऑप्शन। उन्होंने इसका मीनिंग है भी क्राफ्ट्समैन, बहुत अच्छा शिल्पी, यानी जिस प्रकार को शिल्पी होता है, शिल्पकार होता है, वो कोई चीज बनाता है तो उसको बड़े ही काट छांट करके बड़ी सेट करता है ना, उसी तरीके से एक आकार देना। इस पोएम का उन्होंने क्या है एजरा पाउंड ने आकार दिया था। मैटर सेलेक्ट किया था अपने टी.एस. इलियट ने और उन्होंने इनको आकार दिया, इसलिए इसको इल मिगलियर फेब्रो
के नाम से उनको डेडिकेट किया। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं आप मुझे जरूर बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। कमेंट में ईमानदारी से आप बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मित्रों अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बाकी है। अगला पार्ट अगर आपको देखना है, ये पार्ट अपन जारी रहेगा। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से उस लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 2 जरूर देखें। या मैं वो जो लिंक है वो लास्ट के अंदर इसी सेशन, अगर आप स्क्रीन पर बने रहते हैं तो स्क्रीन पे मैं वो लिंक डाल दूंगा, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। मित्रों आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वेस्टलैंड भी आपने हर कहीं से पढ़ी है। अगर आपको ऐसे लगा है कि क्वेश्चन में जो आपने ये 20 क्वेश्चन किया, आपको ऐसा लगा है ना कि वास्तव में मेरा एग्जाम ओरिएंटेड चीज है और मुझे नई चीजें भी मिली है सीखने को, तो पक्का क्या वीडियो को लाइक जरूर करें। और मित्रों अगर आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम कोई ग्रुप है स्कूल लेक्चर से संबंधित है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित ग्रुप है जिसमें वेस्टलैंड अपने सिलेबस में है, तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास क्या नोटिफिकेशन चला जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों जरूर करना, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, चाहे आप थैंक यू कमेंट करो, पॉजिटिविटी से भरा हुआ अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगेगा वास्तव में कि स्टूडेंट हमारा इस सेशन का इंतजार करते हैं। और मैं क्या है फिर लगातार आपके साथ, आप चाहते हैं कि हमारे साथ एग्जाम तक सर बने रहें, तो पक्का आपको मैं आप इस कमेंट करते रहें तो मैं पक्का आपके साथ एग्जाम तक क्या है साथ निभाने को तैयार रहूंगा। नहीं तो मित्रों आलस आ जाता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है वास्तव में किसी का इतना किसी को फायदा हो नहीं रहा है। अगर किसी को फायदा होता तो वो बताते, तो ठीक है। आपको अगर फायदा होता है तो आप जरूर बताएं कि सर हमें वास्तव में बेनिफिट मिल रहा है, तब तो क्या मैं एक्टिव रहूंगा, नहीं तो फिर क्या है डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो मित्रों यही है। और लगातार आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, आरपीएस स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लगातार क्या पढ़ते रहें। अभी क्रूशियल टाइम है, एग्जाम का जो लास्ट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है और लाइक भी आपने कर दिया है। मित्रों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।